बिहार का चुनाव इस साल के अंत में होना है और जिस तरीके से बिहार चुनाव की सरगर्मी दिख रही है, ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। बिहार में जब चुनाव होता है, खासतौर से यूपी और बिहार की अगर बात करें, तो कुछ पुराने मामले बहुत तेजी से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज हम आपको बताएंगे सिवान का, जो कि तेजाब कांड से जुड़ा हुआ मामला था, जिसकी बर्बरता ने राजनीतिक शख्सियतों को और बाहुबलियों के गठजोड़ के भद्दे चेहरों को सामने लाते हुए दिखाया था। आपको बता दें कि बिहार की जो सिवान तेजाब कांड की जो एक घटना थी, उसने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी और जब भी बिहार में चुनाव होते हैं, सिवान का ये तेजाब कांड कानून व्यवस्था के संदर्भ में कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाता है। सिवान की इस बर्बर घटना में क्या हुआ था, अदालत में यह मामला कैसे चला, पीड़ित और आरोपियों के बीच क्या क्या हुआ था, क्या थी सिवान की उस बर्बरता कांड की पूरी कहानी, जो एक बार फिर बिहार में इस साल का चुनाव है तो चर्चा में है। सिवान में चंदा बाबू की दो दुकानें थी, एक मकान के नीचे और दूसरी बस स्टैंड के पास। बात है 16 अगस्त 2004 की। चंदा बाबू पटना में थे। उसी दिन सिवान में कुछ लोग चंदा बाबू के बेटे के पास पहुंचे और 2 लाख रुपए देने की मांग करने लगे। हालांकि घर पर मौजूद बेटों ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, जब पिताजी आएंगे तो बात की जाएगी। रंगदारी की मांग करने आए गुंडे नहीं माने। बात इतनी बढ़ी कि नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट के बाद रंगदारी मांगने आए लोगों ने चंदा बाबू के 2 बेटे राजीव और गिरीश को घर से उठा लिया। इसके बाद तीसरे बेटे सतीश को दूसरी दुकान से उठाया गया। रंगदारी की मांग करने आए ये लोग बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के गुर्गे थे, यानी ये सब कुछ हुआ शहाबुद्दीन के इशारे पर। दावा तो यहां तक किया जाता है कि शहाबुद्दीन की तरफ से चंदा बाबू के घर पर फोन भी गया था और वहां से रंगदारी मांगी गई थी। चंदा बाबू के बेटों को उठाने के बाद सभी को शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर लाया गया। चंदा बाबू ने कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में बताया कि उनके घर में नीचे की दुकान के उद्घाटन में शहाबुद्दीन और बिहार सरकार में तत्कालीन मंत्री अवध बिहारी चौधरी आए थे। तभी से शहाबुद्दीन की निगाहें उनके घर पर थी। इसी के लिए उसने हमारे 2 लड़कों का अपहरण करके मार दिया है। हालांकि मामले का दूसरा पहलू भी था। कोर्ट में जमा हुए दस्तावेजों के मुताबिक चंदा बाबू ने बस स्टैंड के पास कुछ जमीन खरीदी थी, जिसमें दुकानें भी थीं और इस दुकान पर नागेंद्र तिवारी नाम के एक शख्स का कब्जा था, जो इसे खाली नहीं करना चाहता था। मामला सिविल कोर्ट में पहले से चल रहा था। इसके बाद नागेंद्र ने शहाबुद्दीन के करीबी 2 लोगों को रख लिया था, जिसके बाद से चंदा बाबू ने दुकान खाली कराने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ गई और मामला पीड़ितों के साथ मारपीट के अलावा दुकान में तोड़फोड़, आगजनी और उसके बाद तेजाब कांड तक पहुंच गया। ये वो थ्योरी है जो कि पुलिस की एफआईआर में दर्ज हुई थी, या यूं कहें कि जो पूरा फाइल और दस्तावेज तैयार हुआ था उसमें ये कहानी आई थी। चंदा बाबू का यह भी दावा था कि शहाबुद्दीन के लोग उनकी दुकानों में घुस गए थे, 2.5 लाख रुपए उन्होंने हड़पे भी। बेटे सतीश और राजीव से मारपीट की। इस दौरान बड़ा बेटा राजीव वहां से भागा और बाथरूम में तेजाब की बोतल पड़ी थी, जिसे वो ले आया। उसने शहाबुद्दीन के लोगों पर यही तेजाब फेंका और बाइक से बाहर भाग गया। कुछ दूर उनके बेटे की बाइक में शहाबुद्दीन के गुर्गों ने टक्कर मार दी और उनका अपहरण कर लिया। इसके अलावा कुछ लोग चंदा बाबू के घर में घुसे और उनके बेटे गिरीश को भी उठा लिया। इसके बाद उनके तीसरे बेटे सतीश को भी दुकान से उठा लिया गया। सभी को प्रतापपुर लाया गया था। उसी रात शहाबुद्दीन भी जेल से प्रतापपुर गया था। चंदा बाबू के दोनों बेटे सतीश और गिरीश को तेजाब मंगाकर उससे नहलवाया गया था। ये बात भी चंदा बाबू ने कही। इसके बाद दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इन टुकड़ों को नमक डलवाकर बोरे में बंद किया गया। सिवान का ये जो मामला था, इसने आसपास के लोगों को जब इस खबर का पता चला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। शहाबुद्दीन ने उनके बड़े लड़के के सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। चंदा बाबू का यह भी दावा था कि शहाबुद्दीन उन्हें और उनके बड़े बेटे को भी उसी समय मारने की फिराक में था। हालांकि घटना की रात उनका बेटा बाथरूम के बहाने बाहर आया और खेतों में छिपते छिपाते भाग निकला। घटना के वक्त पटना में मौजूद चंदा बाबू ने एक अखबार के जरिए इसकी जानकारी ली। अपना नाम देखने के बाद उन्होंने घर पर फोन किया तो फोन नहीं उठा। पड़ोसियों ने भी फोन नहीं उठाया। उनके परिचित लोगों ने उन्हें सिवान जाने से रोका और कहा कि अगर आप वहां गए तो आप भी मार दिए जाएंगे।
एक इंटरव्यू में चंदा बाबू ने बताया कि उनको अपने बड़े बेटे के जिंदा होने की बात 5-6 महीने बाद पता चली। उस बेटे को भी अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दर दर भटकते इनको कोई मदद नहीं मिली, हर ओर से बंद दरवाजे थे। उनका सहारा बने कांग्रेस के रविंद्र मिश्र। उन्होंने चंदा बाबू को कई दिनों तक पटना स्थित अपने घर में रखा। चंदा बाबू बिहार के डीआईजी से मिले, जिन्होंने एसपी से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा। इस दौरान कई महीनों बाद चंद्रा बाबू की सीवान वापसी हुई। उनका बेटा राजीव भी घर आया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई, जो 14 साल तक चली और 14 साल के संघर्ष के बाद बड़े बेटे राजीव को खोने के बाद ये अंजाम तक पहुंची थी। सीवान का ये बर्बर कांड सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा का विषय बना, और जब चुनावी मौसम होता है तो इस तरीके की घटनाएं चर्चा में भी होती हैं और याद भी की जाती हैं, क्योंकि इससे जुड़ा होता है कानून और प्रशासन का मामला। इस बार बिहार में जिस तरीके से साल के अंत में चुनाव होना है, एक बार फिर पुराने कांडों को रैलियों में, चुनावी भाषणों में याद भी किया जा रहा है और लगातार याद किया जाएगा भी। इसी कड़ी में सीवान का ये कांड कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाता हुआ कांड था, जो कि बिहार चुनाव के पहले एक बार फिर चर्चा में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।